अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। आज नाजरीन हम बात करेंगे बैरूनी चैलेंजेस के और अंदरूनी चैलेंजेस के, और किस तरीके से ये दोनों तरह के चैलेंजेस जो हैं उनका एक मिलाप हो रहा है, जिसके नतीजे में हमारे लिए सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। अब देखिए 2, 3, 4 बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद दिनों में, जहां तक हमारे बैरूनी चैलेंजेस का अगर जो है वो अगर हम पहले जिक्र करें। एक तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेजी से खराब होती जा रही है, वहां पे सिविल वॉर के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान की सरहदों के बिल्कुल करीब जो है वो अब जो उनका जंग हो रही है तालिबान और जो काबुल हुकूमत है उनकी फोर्सेस के दरमियान, बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ जो एरिया है वहां तक वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहुंच गया है, और उसकी आंच जो है वो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आनी शुरू हो गई है। उसके साथ साथ चंद दिन पहले, 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक बहुत ही खौफनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसमें चाइनीज जो वर्कर्स थे उनको निशाना बनाया गया। पहले तो शायद ये कहा गया कि एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि वो एक एक्ट ऑफ टेरर था, और उसमें जो चाइनीज जिस बस में सफर कर रहे थे उसको टारगेट किया गया दासू के करीब। ये उसके एक जिसका जो फॉलो आउट है वो हमें नजर आ रहा है। चीन की जो वजारत खारजा है उसने भी इस तरह का बयान दिया है, जो आमतौर पर देखने में नहीं आता। जाहिर बात है, जब आप किसी मुल्क के इतने ज़्यादा शहरी जो हैं वो मारे जाएं तो वहाँ से एक एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न तो होता ही है। उसके बाद नाज़रीन, आज का ये वाकया है जिसकी तफसीलात अभी कुछ आ रही हैं, हमारे पास तमाम तर डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया है कि इस्लामाबाद में जो अफगानिस्तान के सफ़ीर हैं उनकी बेटी को अगवा किया गया, उन पर कुछ तशद्दुद हुआ और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब इसमें पहले ये अफगानिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने बयान दिया, उसके रद्द उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की वजारत खारजा से बात की। तो ये बात तो कन्फर्म्ड है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट्स उनके पास आई हैं और इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ वाकया तो जरूर हुआ है जिसके नतीजे में इस वक्त जाहिर बात है इतनी बड़ी खबर बन जाएगी तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है। ये इतने बड़े चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, यानी कि इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, क्या वो उस तरह का एक रवैया हमें दिखा रही है जिससे एक एतमाद हमारे में आए कि इतने बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एक मजमूई तौर पर जो क़यादत है वो उस संजीदगी से इन मामलात को देख रही है। उसकी रिफ्लेक्शन हमें मिल रही है आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इस वक्त जो कैंपेन हो रही है और वहां पे जो तकरीरें हो रही हैं, उनकी झलक जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जरा सुनिए कि वहां पे क्या तकरीरें हो रही हैं एक ऐसे मौके पर जबकि हमारे सरहदों पे एक कितना बड़ा चैलेंज जो है वो डेवलप हो रहा है, और उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान की सरहदों में के अंदर आना शुरू हो गया। सुनिए कि कश्मीर में किस तरह की बातें हो रही है। भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है, अभी भुट्टो जिंदा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नालायक है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नाअहल है, ये तो नाजायज वज़ीर आज़म है। तो ये फरजंदी सरदारी जो अब्बू सरदारी के हराम के कमाई पे जिसकी परवरिश हुई है वो भी बात शुरू करता है। इनका गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से। इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना और फिर बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। पूरा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इसकी नजर आजाद कश्मीर पर है। उनको पता है कि जो गलत काम करवाने हैं, जो कोई अवामी वजीर आजम नहीं करेगा, वो गलत काम इमरान खान से करवा लो। नाज़रीन, बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस वक्त
ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो इस तरह का रवैया लेकर चल रही हो, जबकि हम चारों तरफ से जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात में, चैलेंजेस में घिरते जा रहे हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये इस लेवल की जो एक नफरत है, जो फॉल्ट लाइन्स हमने डेवलप कर दी हैं, जो दरारें हमारे माशरे में डाल दी गई हैं इस तरह के सियासी बयानियों के नतीजे में, क्या हम इनको सस्टेन कर सकते हैं? क्या हम इसका बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? आज मैं 3 मेहमानों से इसी बात पे गुफ्तगू करूंगा कि ये हम कहाँ जा रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे PMLN की नुमाइंदगी करनी है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, और PTI से जो है वो आज मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर बात शुरू करूं शाइस्ता साहबा आपसे, ये जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, और न सिर्फ हम देख रहे हैं लेकिन जब पाकिस्तान का हर शख्स, हर वोटर, चाहे वो किसी भी जमात का सपोर्टर हो, वो ये देख रहा है और वो ये भी देख रहा है कि हमारी सरहदों के पार क्या हो रहा है और हमें किस तरह के खतरात मंडला रहे हैं। वो ये भी देख रहा है कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो अगर मुकम्मल तौर पर खुदा ना खास्ता शुरू नहीं हुई तो उसकी एक झलक हमें नजर आनी शुरू हो गई है। ऐसे मौके पे क्या वजह है शाइस्ता साहबा कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो इस तरह का रवैया लेकर चल रही है? क्या वजह है कि वो अपनी इन नफरतों से और इन झगड़ों से जो है वो बालातर नहीं हो पा रही? क्या मजबूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फहद। एंड आपने आई थिंक जो आज टॉपिक लिया है वो बहुत ही ज़रूरी भी है टू डिस्कस एंड टू सी कि क्या वजह है। लेकिन मैं आपको कहूँगी फहद कि जो हम यहाँ जहाँ पहुँचे हैं वो एक दिन में नहीं पहुँचे। ये नहीं हुआ कि जाके किसी ने कश्मीर में तकरीर की या जाके किसी ने वहाँ कोई बात की जिसके असरात आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये सिलसिला अलाउ मी टू से कि ये सिलसिला शुरू हो गया था जब हमने फैज़ाबाद में धरने हुए, जब 2 कज़न्स ने मिलके कंटेनर पे जिस तरह की बातें और ज़बान इस्तेमाल हुई। इस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, और आप यकीन माने फ़हद कि एक्चुअली हर ज़ी शऊर शख्स इस वक्त परेशान है क्योंकि जितनी नफ़रतें और जितनी अदम बर्दाश्त मुआशरे में इस वक्त पाई जाती है वो पहले कभी भी नहीं थी। और लेकिन इसका एहसास हो रहा है सियासी क़यादत को, सियासी क़यादत को इस बात का एहसास हो रहा है। देखें, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि देखें क्या वजह है और क्या चीज़ है जो इन हालात में भी पहुंच के, जबकि आपने खुद अपनी इंट्रो में कहा है कि सरहदों पे क्या हो रहा है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है हमारे बॉर्डर्स पर, हमारे इर्द गिर्द, और मुल्क के अंदर फहद, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इस कद्दर बेचैनी है। और मैं आपको बताऊं, मतलब एक जहनी पेशेंट्स लगता है कि हम बनते जा रहे हैं कि जो जिस, लेकिन अगर मैं तकरीरें सुनूं तो इसका मुझे तो शाइस्ता साहबा, जब मैं तकरीरें सुनता हूं, चाहे वो आपकी जमात के लीडर हों, चाहे वो दीगर जमातों के हों, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उनको इस बात का एहसास है जिसका जिक्र तज़किरा आप कर रही हैं। आपको तो मुझे एहसास नजर आ रहा है, लेकिन आपकी क़यादत को मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं आपको बताऊं कि देखें क़यादत, देखें कंफ्यूजन तो यही कि सारी उम्र मैंने तो जब से होश संभाला मैंने यही सुना कि कश्मीर हमारी शेरग है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। लेकिन देखें, फिर अलाउ मी टू से प्लीज़, मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी को वो नहीं कर रही, लेकिन चाहे हमारे खिलाफ मोदी के यार के नारे लगे, चाहे हमें गद्दार कहा गया, लेकिन फहद मैं एक बात कहूँगी कि दुश्मन की जुर्रत उस वक्त ये नहीं हुई थी जो जुर्रत आज हुई है। और वो जुर्रत इसलिए हुई है फहद कि हम अंदर से कमजोर हो चुके हैं, हमारे अंदर से हम बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर डिवीजन है। और जिस तरह से आज कश्मीर के इशू को हैंडल किया गया है, मुझे बताएं कि हमने क्या किया एक तकरीर के अलावा।
हमने क्या किया। ठीक है, मैं जरा उस पर आता हूं, मैं जरा कश्मीर पे हम बात करते हैं, लेकिन शर्मिला साहिबा सेम क्वेश्चन। देखिए, ये क्या आपकी जमात को एहसास हो रहा है, आपके भी लीडर गए, उन्होंने भी उसी तरीके से बातें की, यानी इसमें तो तीनों बड़ी जमातें हैं, उनका हमने अभी सुनवाया, वो सब ये बात कर रहे हैं। क्या आपकी जमात में ये एहसास है कि जो बातें आप लोग कर रहे हैं, जो रवैये आप लोग दिखा रहे हैं, जिन इश्यूज पे जिस तरीके से आप दस्तो गिरेबा हैं और इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उसका एक डिस्कनेक्ट है उस रियलिटी से जो अनफोल्ड कर रही है हमारे चारों तरफ। इस डिस्कनेक्ट का एहसास हो रहा है शर्मिला साहब? जी बहुत शुक्रिया फहद साहब। देखिए, जो तनकीद पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आ रही है, या जो इश्यूज हम उठा रहे हैं, या जिन मामलात के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बयानबाजी हो रही है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत नज़दीक हैं। अगर आप मुल्क के अंदर इस वक्त हालात देखें तो ना आपको कोई खारजा पॉलिसी नज़र आएगी, ना आपको कोई दाखिला पॉलिसी नज़र आएगी, ना आपको कोई माशी पॉलिसी नज़र आएगी। इस मुल्क में एक अफरा तफरी फैली हुई है, इस मुल्क में तारीख़ी बेरोज़गारी है, इस मुल्क में तारीख़ी महंगाई है, और इस मुल्क में तारीख़ी गुर्बत है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो हर शोबे में मनफी असरात नज़र आए हैं, हर इदारा जो है वो सफ़र कर रहा है। अच्छा, अफसोसनाक बात है, मुझे ये कहते हुए यहाँ खुशी नहीं हो रही कि पिछले 3 साल से मुल्क का क्या हाल हुआ है, या हमने कश्मीर का जो एक नैरेटिव, जो एक रिवायती तौर पे जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था, जो पीपल्स पार्टी के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक पीपल्स पार्टी उसको लेके चल रही है, वो अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने उसको डिफीट कर दिया। एक वक्त ऐसा आया था जब एक डेफनिंग साइलेंस था, there was no statement from the Prime Minister। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी इशू पे जो गुफ्तगू है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में शर्मिला साहिबा जो इस वक्त एक बहरानी कैफियत है, उसका ताल्लुक कहीं और है। दहशतगर्दी शुरू हो रही है, अफगानिस्तान में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये ऐसे वक्त में इतनी ज्यादा नफरतें फैलाना, क्या ये बात ठीक है? देखिए फहद साहब, ये नफरतें फैलाने की बात नहीं है, ये हकीकत है। अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो हम उस खतरे से हम सब आगाह हैं। द राइटिंग इज ऑन द वॉल, हमें नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इस मुल्क में इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात में वो शामिल नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर ब्रीफिंग दी गई फौज की जानिब से, वो अपोजिशन की डिमांड थी, और वहां पर भी वजीर आजम साहब जो थे, वो उनकी गैर मौजूदगी जो है एक बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी क्या खारजा पॉलिसी है, क्या हमारे पास इस वक्त क्या प्लान है कि अगर चले हम इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, या अफगानिस्तान में, मैं जरा सदाकत अली अब्बासी साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, मैं जरा उनको भी ले लूं आप, ताकि फिर हम एक कर लें। शर्मिला साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं जरा सदाकत अली अब्बासी साहब को इन्वॉल्व कर लूं। अब्बासी साहब, बात हम ये कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे मैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कश्मीर में गए हुए हैं, आज मरियम साहिबा ने भी वहाँ पे तकरीर की है, आज पीपल्स पार्टी का भी जलसा हुआ है जिसमें आसफा साहिबा ने भी तकरीर की है, तो ये कैंपेन उरूज पे जारी है। लेकिन जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं, जिस तरह के इल्जाम दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कश्मीर का सौदा कर दिया, कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, कहा जा रहा है कि कश्मीर को बेच दिया, ये मोदी का यार है। सदाकत भाई साहब, मुझे ये बताइए, यानी गद्दार का लफ्ज हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उसकी जो मीनिंग है वो खत्म हो गई है। यानी अगर आप मेरे से पूछें, मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई भी गद्दार, देखिए एक नेशनल लीडर गद्दार कैसे हो सकता है, लेकिन इस तरह का टाइटल, इस तरह का लक़ब इतनी आसानी से फेंक देना, सदाकत अली अब्बासी साहब, इस वजह से सियासी जमातों में इतनी नफरतें हैं और इसकी वजह से उनके सपोर्टर्स में, उनके वोटर्स में इतनी नफरतें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशरा बट चुका है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी तकरीरों से, आपसे मुराद है आप सबकी, इस माशरे में क्या इंपैक्ट हो रहा है ऐसे वक्त पे जब चैलेंज हमारा कुछ और है? भाई साहब। जी फाद साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि इस वक्त कश्मीर एक इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बना हुआ है
और हमें ये साबित करना चाहिए था कि उस कश्मीर में और इस कश्मीर में क्या फ़र्क है। यहाँ लोग आज़ादी से अपनी कैंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे हमारी ऑपोजिशन ने वो मोदी को बुरा भला कहने की बजाय वो जो सेक्शन 370 रिवोक हुआ उसका इल्ज़ाम इमरान खान को देना शुरू कर दिया। और इमरान खान को कश्मीर फरोश तक का जब कोई अगर बात करेगा तो जाहिर है उसके रिएक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कैंपेन है, अगर आप लीडर का इमेज टार्निश करने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी जवाब तो देगी। तो ये सोचना चाहिए कि क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून को मोदी को बुरा भला कहना चाहिए था या इमरान खान को बुरा भला कहना चाहिए था। इंटरनेशनल मीडिया में आप मरियम साहबा कभी सूबे की बात करती हैं कश्मीर को, कभी वो इमरान खान के कश्मीर बेचने की बात करती हैं। तो जब इस तरह की बात करेंगे बदकिस्मती से उसका जवाब आएगा। और अगर आप कश्मीर के साथ वो जो जुल्म हुआ है उसमें मोदी को अगर आप बख्श देंगे और जिम्मेदारी इमरान खान पे डालेंगे तो मैं तो कहूँगा ये गद्दारी है। और गद्दारी क्या होती है? ये कॉज से गद्दारी है। मैं चला किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन ये उस कॉज के साथ धोखा है। कश्मीर कॉज से गद्दारी है कि आप असल मुजरिम नरेंद्र मोदी को कुछ भी ना कहें और पाकिस्तान के वजीर आजम जो अपने आप को तो आपके ख्याल में अबाई साहब आपके ख्याल में इस तरीके से एक दूसरे को गद्दार कहने में कोई बुराई नहीं है कोई? यानी आप अब एक वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लोगों के वोट लेके आए हैं, मैंडेट लेके आए हैं। इन लोगों को गद्दार कहने से पहले को दो बार सोचना नहीं चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि देखिए ना, जब आप लोग इनको गद्दार कहेंगे तो फिर आपके जितने लाखों सपोर्टर हैं वो भी उन्हें गद्दार कहेंगे। और जो यानी मुझे इस चीज की परेशानी है या अफसोस है या दुख है कि ये गद्दारी का, किसी को गद्दार कहना कोई छोटी बात तो नहीं है। इससे नफरतों का अलाव जो है वो कितना ज्यादा आप लोग सुलगा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, पीपल्स पार्टी नून की लीडरशिप आपके सामने बैठी है, इनसे पूछें कि अगर ये मुझे कश्मीर फरोश कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा ना, जब राजीव गांधी आया था तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर पे बोर्ड उतार दिए थे। मैं उन्हें कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपने घर में मोदी को बुला के उसको पगड़ियां पहनाई थी, उससे यारियां की थी, सजन जंदाल को यहाँ बुला के उसके साथ बिजनेस की डीलें की थी और इंडिया में उसको तोहफे भेजे थे। तो ये सारी बातें जवाब देना पड़ता है। इशू यही है। ठीक है शाइस्ता साहब, ये देखिए सदाकत अली अब्बासी साहब का मैं इन पे तनकीद कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की वो हमने सबने सुनी। उनको इलेक्शन कमीशन, आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म जो है जारी किया कि इनको कैंपेन से रोका जाए, लेकिन वो आज भी जलसे में मौजूद हैं। लेकिन शाइस्ता साहबा देखिए, सदाकत अली अब्बासी साहब की ये बात दुरुस्त है, मैं अग्री करता हूं कि यह ताली एक हाथ से नहीं बजती। कश्मीर फरोश अगर आप उन्हें कहेंगे, आपकी जमात ने भी कश्मीर फरोश तो कहा ना। बात वही है कि एक तरफ एक एक्सट्रीम, दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम। फहद मुझे बताएं कि अगर आप दुश्मन को हंसने का मौका दे रहे हैं कि नहीं, कि आपने फारूक हैदर साहब के ऊपर लाहौर में बगावत की FIR काटी थी अभी कुछ जब वो नैब के बाहर हुआ था, और मुझ पर और मेरे जैसे बहुत से कारकुनों पर बगावत के पर्चे कटे थे। तो मेरी बात सुने, नफरतें जो हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि वो वहां की तकरीर से शुरू नहीं होती। वो नफरतें और मुआशरे में जो नाइंसाफियां हुई हैं इन 3 साल में, जो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया है, जो नाइंसाफियां हुई हैं। फहद ये कहते हैं ना कि मुआशरे जिनमें नाइंसाफियां हो वो रियासतें पनप नहीं सकती, वहां पे नफरतें पलती हैं, वहां पे। लेकिन आप ये तो मान रही है ना, तो आप ये तो मान रही हैं कि ये है गलत, होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करने पे मजबूर हो रहे हैं। नहीं, देखिए मजबूर नहीं हुए, एक नेचुरल रिएक्शन होता है, और जो नेचुरल रिएक्शन है, मेरी बात सुने फहद, एक नेचुरल रिएक्शन था
कि जो लोग इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं, उनकी खिदमात हैं, जो नवाज शरीफ की हैं, उनको अगर आप खड़े होके वहां पर गालियां देंगे तो आप मुझे बताएं उन कारकुनों का क्या रिएक्शन हो। नहीं, देखे ना, यही तो मसला है। मासूम फहाद वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। नाज़रीन, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जो उसको आगे बढ़ाएंगे। शर्मिला साहिबा, ये आर्ग्यूमेंट अब बिल्कुल क्लियर हो गया ना। सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं जी इन्होंने मैं कश्मीर फरोश का, तो हमने तो कहना है। शाइस्ता साहब कह रही इन्होंने हमारे पे बगावत का मुकदमा दर्ज किया और इस तरह की बातें की, तो एक नेचुरल बात है कि हमारी तो रद्द अमल आएगा। सवाल मेरा यह है कि ये तो आपने मुझे वजह बताई कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन शर्मिला साहिबा ऑनेस्टली मुझे बताइए, मैं आप तीनों से जानूंगा, आपको इस बात का एहसास तो है कि ये बात गलत है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी मजबूरी है, लेकिन बात गलत है ये ऐसा, और आपको इस बात का भी एहसास है कि इसका इंपैक्ट माशरे पे क्या हो रहा है। पहले ये तो एक्नॉलेज कर देना, फिर आगे चलते हैं। यू नो दिस इज नॉट राइट। एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए और ना ही हमें किसी से मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट की जरूरत होनी चाहिए। बात यह है कि बड़ा आसान है किसी को गद्दार कह देना और फिर उसके ऊपर जो एक जो डेफामेशन के हवाले से जो मामलात आ जाते हैं या जो एक माशरे के अंदर उसका एक जो तासुर बन जाता है, उसको नेगेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे एक तारीख है और तारीख ये है कि सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्जामात लगाती रही हैं। आपको याद है कि एक जमाने में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था। कैन यू बिलीव दिस? बिल्कुल, लेकिन इसी तारीख से तो हमने अपने आप को जान छुड़ानी है ना, यही तो इशू है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस। डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत जो आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम सब अग्री करते हैं, वो क्यों लाया गया था? क्यों हमने कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? उसके नकात में शामिल है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। और मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर अब इतनी अफरा तफरी हो गई है, इतनी गलाजियत फैल चुकी है कि अगर हम इसको खुद मिलके साफ नहीं करेंगे तो ये हम सबके लिए नुकसान पहुंचाएगी और इतना नुकसान पहुंचाएगी कि शायद ये पॉइंट ना भर सकें। इसका मैं आपसे अग्री करता हूं। ये जो मामलात हैं इस तरह चल नहीं सकते। उसकी एग्जांपल सदाकत अली भाई साहब एक मैं आपको देता हूं। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो भी वजह है, आपने भी कहा कि जी उन्होंने कहा, हमें कहा, वो जो कुछ भी है, आप तीनों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। इशू ये है कि इन नफरतों की बुनियाद पे अब्बासी साहब जो एक बुनियादी वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए गवर्नमेंट और अपोजिशन में, वो टूट गया है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर रिटायर हो रहे हैं अगले 4 दिन में, 26 तारीख को। वजीर आजम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की आपस में मुशावरत होनी है। आईनी तरीका ये है उनको नए मेंबर्स को लाने के लिए। इस माहौल में अब्बासी साहब, मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब को बुलाएंगे और कहेंगे आए मैं आपको एक गर्म प्याली चाय देता हूं, आए हम एक मानी खेल मुशावरत करते हैं और जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबर का इंतखाब करना, वो हम करते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नफरतें हैं। और इसी तरह और बहुत मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मुझे मौका दे देखें, इसके लिए कोई ऑपोजिशन लीडर की और वजीर आजम की जफ्फी डलवाना जरूरी नहीं है। दोनों को अपनी अपनी आईनी पोजीशन का पता है और जो लोग भी जो नाम उधर से आएंगे इधर से आएंगे, उन नामों पर डिस्कशन हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई सामने बैठने वाली बात की जरूरत नहीं है। हमारे रैप्स होते हैं, वो आपस में मिलते भी हैं। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा चलती भी है। हमारे हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, बात चल रही होती है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा खतरनाक है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पे कश्मीर का इशू हम सबका मुतफिका है। मैं चले नहीं कहता कि नवाज शरीफ ने मोदी से यारी की, मैं नहीं कहता कि कलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन इस वक्त जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं उधर रहें, सियासत करें, आप अपने बयानिए की आप अपने कोशिश करें, लेकिन कश्मीर पे जाके ये मोदी को यानी माफ कर देना और इमरान खान को बुरा भला कहना, इमरान खान का नुकसान नहीं है, नहीं पाकिस्तान का नुकसान है, खारजा पॉलिसी का नुकसान है। अब मैं दूसरे पॉइंट मेरे लिए मुझे एक जवाब दे दें। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये कंसर्न है कि ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा एक निज़ाम है
जिसमें एक मुंतखब वजीर आजम एक मुंतखब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक टेबल पर एक कमरे में नहीं बैठ सकते? ये कैसा बड़ी वाज़ेह है। जो आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर, अभी हालिया उनके चपड़ासियों और चौकीदारों के अकाउंट से 2600 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। अब अगर 2600 करोड़ आप समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, उनको हम जेल में ना डालें, उनको कुर्सी सदारत पे बिठा के उनको सलूट मारें, तो ये हो नहीं सकता। पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान का सियासत में आना और वजीर आजम बनना एक नहीं है, वो हैं, होते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। नहीं, वो ठीक है, ऑपोजिशन जगह पे हैं, लेकिन उनके अकाउंटों के, उनके बच्चे के अकाउंट में से अरबों रुपए निकले, जो वो कहता है मुझे पता ही नहीं कौन जमा करा गया। उनके चपरासियों के अकाउंटों में से 2600 करोड़ रुपए निकला। सुने, अगर हम इसको माफ कर दें तो फिर ठीक है। ये जो 50-50 हजार के चोर आपने जेल में बंद किए, वो देखे ना भाई साहब, वो तो एक कानूनी मामला है ना, वो कानूनी मामला है ना, अदालतों में चलेगा, उसका चालान होगा, वो सारा कुछ होगा। वजीर आजम ये कह रहे हैं, वो वजीर आजम के आपने सुना, ऑपोजिशन की तरफ आपने सुना, और साहब ने कहा है कि वो आपस में बैठकर बात कर आईनी फैसले करें। ये तो रिक्वायरमेंट है। फहद, आपने सुना शाइस्ता साहब ने ये कहा कि जी हमें इन्होंने जेलों में डाल दिया, हमें बड़ी विक्टिमाइज की। तो भाई अगर आपके अकाउंटों से अरबों रुपए निकलेंगे आपके नौकरों के अकाउंट से, तो कानून में आप गिरफ्तार होंगे। हम क्या कर सकते हैं? आपको कल असेंबली में आए, बैठे, जवाब दें, अपने आप को क्लियर कराएं। ये जो मैं कह रहा हूं, आप सबने सुना है कि हमजा कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 2.5 अरब आया, मुझे पता ही नहीं। वो आपकी बातें सुन के इतनी परेशान हो रही जी। शायद उनको कहें परेशान नहीं, ये रिकॉर्ड चेक करें जाके बैंकों में, वो ट्रांजैक्शन चेक करें जाके नैब में। शाइस्ता साहब, फहद, ना आपको अपने तमाम सवालों के जवाब इनके जवाब में मिल गए होंगे। देखें, ये जो अदम बर्दाश्त, ये जो कम ज़र्फी और जो तंगी है, जहनी तंगी है ना, वो आपको नजर आई है। मेरी बात सुने, आपको याद है ये कंटेनर पे थे और एपीएस का मामला हुआ था, ये कितनी गालियां दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अपनी ईगो को और उसको बलाए ताक रख के तमाम लीडर्स को इकट्ठे एक मेज पे बिठाया था और एक कलेक्टिव विजडम के साथ हम आगे बढ़े थे। देखिए, आज भी मैं अब्बासी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि प्राइमा फेसी जो फैसले आए, उन्होंने कहा है कि हमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई किकबैक्स, ना किसी किस्म की कोई चीज़ अभी नजर आई है। इन्होंने जेलों में रखा, एक को नहीं, ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स को, और कोर्ट्स ने उस पर क्या कहा है, प्लीज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। आप मुझे बताएं, अभी इनको बेलें हुई हैं, ट्रायल कोर्ट्स में चलने केसेस, माफिया और गॉडफादर का तहफ्फुज़ात। तो एक मिनट अब्बासी, हौसला रखो, हौसला। अगर इनको कोई मसले हैं तो ये ट्रायल कोर्ट में जब चलेंगे अपने तमाम शवाहिद लेके वहां चले जाएं। अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, चले ये तो अब चलेगा उसकी कानूनी पहलुओं में। लेकिन देखिए, नहीं, मैं एक बार, मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ दें, क्या इनके इस वक्त हाकिम वक्त पर यह लाजिम नहीं है कि वो कौम को यकजा करे, कौम को एक ताकत बनाए और एक साथ आगे बढ़े? क्या ये इन पे लाजिम है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि नहीं है? शर्मिला साहबा, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए जो हमारी जो अंदरूनी फॉल्ट लाइंस हैं, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, क्योंकि जब तक ये अंदरूनी फॉल्ट लाइंस बंद नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, जब तक ये नफरतों का अलाव जलता रहेगा, तो हमारा माशरा, हमारी हुकूमत और हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल रहेगा। इसको हम अंडर प्ले कर रहे हैं, इस खतरे को। फाइनल वर्ड मुझे दीजिएगा शर्मिला साहबा, क्या करें हम? हाउ डू वी फिक्स दिस? एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, लेकिन बात यह है कि इस पे संजीदगी से किसने सोचना है, इस पे संजीदगी से किसने एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना है। देखिए, हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ पर आपको एक एब्सेंट हुकूमत नज़र आती है, जो ये हमेशा क्या करते हैं कि जब ख़तरा सर पे आके बैठ जाता है, उस वक्त देन दे स्क्रैम्बल फॉर सॉल्यूशंस। उससे पहले ये जिस तरह कबूतर होता है ना, आंखें नीच के बैठा होता है, ये इस तरीके से बैठे होते हैं। अब या तो इनकी ये नाअहली है, निकम्मापन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या ये इनको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है। बात यह है कि इस मुल्क को बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं और हमें नज़र आ रहा है
कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का इनखला हुआ है उसके बाद से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं बतदरीज। अब तो वहां पर खवातीन ने हथियार उठा लिए अपने आप को बचाने के लिए। आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि एम्बेसडर की बेटी को जो है वो अगवा कर दिया गया है। अब आपके घर के अंदर ये चीजें हो रही हैं। सो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? आपकी हुकूमत की, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, आपकी ऑपोजिशन, हम सबकी। ये वक्त ऐसा है कि हम अपने सारे मामलात एक तरफ रख के मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी के हवाले से इसके ऊपर काम करें। वी हैव टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अबाई साहब मुझे फाइनल बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड्स हैं। अबाई साहब, अगर हमें ये आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम गवर्नमेंट ये करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ऑपोजिशन के से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, जो कशीदगी की लेवल है उसको नीचे करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। नहीं फाद, ये बात नहीं है। जो इश्यूज हमारे कॉमन है, जिस तरह कश्मीर इशू हमारा कॉमन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म हमारा कॉमन है, अगर इकॉनमी पे हमारा इशू कॉमन है तो हम बिल्कुल इनको बुलाते हैं। ये उस इशू पर तो आते ही नहीं है। कश्मीर पे ये कश्मीर फरोशी की बात करते हैं, जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बात करते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, तो ये भाग जाते हैं, ये हर वक्त इनको यही है कि जी हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। जो मैंने पैसों की बात की, 2600 करोड़ की बात की, वो मैं कह रहा हूं आप उसका हिसाब दें, उसको अलग रखें, आप अपने केसेस भुगतें। हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप आए अगला इलेक्शन ठीक करने के लिए। अब हमें सिलेक्टेड कहते हैं, आप आए बैठे और हमें बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म किस तरह करना है। अगर आपके पास कश्मीर में कोई पॉइंट है तो आप बताएं। इकोनॉमी आपने बर्बाद किया, अगर आपका कोई अच्छा पॉइंट है तो वो आप बताएं। ठीक है, आपको समझना तो दें, आप सिर्फ एनआरओ मांगते हैं। फहद, इनको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा, वरना अंदर से कमजोर होंगे तो दुश्मन भी अल्लाह ना करे हमलावर हो सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन को आपने सुनी। इशू ये है कि सबके पास ये रीजन तो है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये रीजन नहीं आ रहा कि अगर हमने इसको खत्म करना है और अगर हमने अपने सिस्टम को नॉर्मलाइज करना है और कम से कम जो ये नफरतें हैं उनको कम करके, मैनेज करके जो बिजनेस ऑफ द स्टेट है उसको असरअंदाज होने नहीं देना। अगर ये करना है तो उसका जवाब जो है वो लोगों के पास नहीं है। ये निहायत ही खतरनाक सूरत हाल है। उम्मीद है कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी और मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।